हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th के समुच्चय नाम के प्रश्न चैप्टर को, जो प्रश्नावली नंबर 1.2 में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम सबको सॉल्व करना बाकी था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने रिक्त समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ठीक दूसरे क्वेश्चन के जैसा ही है। आज यदि उस वीडियो को आप पढ़ लिए थे तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला आराम से लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को हम फिर से सॉल्व करा लेते हैं जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी आप बुक खोल के क्वेश्चन नंबर यदि 3 को देख रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 क्वेश्चन दिया गया है। उसको 5 क्वेश्चनों में हमको बताना है कौन सा क्वेश्चन परिमित है और कौन है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक कथन लिखा, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ये पता करना है ये परिमित है या अपरिमित है। अब इसमें हमको जानना है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्या हम यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? यदि गिन सकते हैं तो परिमित है, और इन अनंत हो जाती हैं रेखाएं तो वो अपरिमित है। तो मान लेते हैं यक्ष अक्ष के समांतर, जैसे कि एक चतुर्थांश हम लोग बनाएं इस प्रकार से, तो जो ये होता है वो एक्स अक्ष होता है, और जो ऊपर वाला होता है जो ये ऊर्ध्वाधर है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। अब ये हमको करना है यक्ष अक्ष के समांतर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। हम एक खींच दिए, फिर 2 3 4 5, हम खींचे तो जितना चाहें उतना खींच सकते हैं यक्ष अक्ष के समांतर रेखाएं। यानी कि कोई गिनती नहीं है, यक्ष अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। उम्मीद है हमको कि आप ये समझ पा रहे होंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय यानी एक्स अक्ष के समांतर बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए इसको परिमित न कह के हम लोग अपरिमित कहेंगे। तो ये अपरिमित हो गया। जो क्वेश्चन समझाया जा रहा हो यदि वो समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो एक बार बता दें हमको कमेंट बॉक्स में, तो हम बिल्कुल उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का दूसरा है, उसमें कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब इसमें हमको बताना है ये परिमित है या अपरिमित है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है और उनका हमको समुच्चय बताना है ये परिमित है कि अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को तो हम काउंट कर सकते हैं, ABCD, जो धीरे धीरे गिनते जाएंगे पता चला कि पूरे 26 हैं, उस 26 के बाद कोई और नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस जिसको काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे परिमित है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर परिमित है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर परिमित है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय परिमित है, और वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है वो भी परिमित है। जिसको हम लोग काउंट कर सके वो परिमित है, जिसको काउंट न कर सके वो अपरिमित है। इस तरह से हो गया। फिर क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, यानी उन संख्या का समुच्चय हमको बताना है जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज तो दुनिया भर की संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएंगे, कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, या कहें आप तो लिख ही लेते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज कौन कौन है, तो 5 एकन्ने 5 है, 5 दूना 10 है, 5 तिया 15, 5 चौके 20, इस तरह से तमाम संख्याएं जाएंगी 5 के गुणज होंगी। तो कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यहीं तक जाना है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यह एक अपरिमित समुच्चय है, यानी इसको भी हम लोग अपरिमित बोला जाएगा। तो पहला वाला जो है वो अपरिमित, दूसरा वाला परिमित और तीसरा वाला अपरिमित,
इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब जो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर है उनका हमको समुच्चय बताना है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग में पृथ्वी पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियां काउंट की गई हैं। इसके नाते ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए चौथा जो क्वेश्चन है वो एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपना बायोलॉजी है उस बायोलॉजी में पेड़ पौधों की प्रजातियों को और जीव जंतु की प्रजातियों को इन सब को काउंट किया गया है। लगभग में पेड़ पौधों की प्रजातियां 19 करोड़, इस तरह से जीव जंतु की प्रजातियां भी काउंट की गई हैं। लगभग 13 करोड़ तक की प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इन सबको काउंट किया गया है, तो इसलिए एक परिमित कहा जाएगा। और जो पांचवा है उसको कहा जा रहा है पांचवा में मूल बिंदु 0,0 से होकर, यानी मूल बिंदु का होता है तो जो हम कोई अक्ष को बनाते हैं तो इस वाले जंक्शन को, ये एक्स है और ये वाई है, ये तो जान ही रहे हैं, एक्स डैश है, ये वाला वाई डैश है, तो जो ये वाला बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखाओं का जाने वाले वृत्त का समुच्चय बताना है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनगिनत वृत्त हो सकते हैं, दुनिया भर के वृत्त हम खींच सकते हैं जो हम सब मूल बिंदु से होकर जाएं। इसके नाते इसी की वजह से इसमें गिनती नहीं है कितने वृत्त ऐसे हैं। बस मूल बिंदु मतलब ऐसा हो वृत्त जो इस फोन प्लस वाले जगह से यानी यहाँ से टच होकर जाए, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ध्यान रहे, पहला क्वेश्चन, ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, यानी कि हमको समान समुच्चय देखना है, यानी जो ए है वो बी के बराबर है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा में, पहला ए बराबर ए कामा बी कामा सी और कामा डी, कोष्टक बंद, बी बराबर बी सी, ये डी है, डी सी बी ए। इसमें बताना है ए, यदि दोनों बराबर है तो लिख दिया जाएगा ए बराबर बी, यानी ए बराबर बी है, और यदि बराबर नहीं है तो कहा जाएगा ए बी के बराबर, यानी जब बराबर है तो ये, और बराबर नहीं है तो ये, यानी ए बी बराबर नहीं है, और ये बताएगा ए और बी बराबर है। तो देखते हैं बराबर है कि नहीं। अब इस समुच्चय में ए बी सी डी है और इस वाले में डी सी बी ए है, तो हमको इस समुच्चय में कोई आगे पीछे लिखा गया इससे कोई मतलब नहीं होता है। समुच्चय में देखा जाता है कि जो ये मझला कोष्टक है उसमें यदि यही संख्या उसमें भी लिखी हुई है, भले ही उसका मतलब ऑर्डर जो है इधर उधर है, उससे कोई मतलब नहीं आता, फिर भी वो बराबर ही कहा जाता है। ए बी सी डी, तो यहाँ पर है ए है तो यहाँ पर भी ए है, बी तो बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ है तो सी यहाँ पर भी है, डी यहाँ है तो डी यहाँ है, यानी आगे पीछे है लेकिन है, इसलिए इसको कहा जाएगा ए बराबर बी, यानी कि जो ए है वो बी के बराबर है। हमको यही बताना भी है। क्वेश्चन ये दोनों दिया, पूछा ए बराबर बी है या नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी ए बराबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है, उसमें कहा जा रहा है ए बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 4 दिया है, 8 दिया है, 12 है, 16 है, 4 8 12 16, और बी बराबर दे रहा है 8 4 16 और 18। तो इसमें हमको बताना है ए बराबर बी है कि नहीं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 नहीं है, यानी यहाँ 16 है तो यहाँ 16 है, लेकिन ये वाला और ये वाला अलग है। जब ये दोनों अलग है, आपको ऐसा कुछ क्रॉस व्रास नहीं करना है, बस ए बराबर जो क्वेश्चन दिया और बी बराबर जो क्वेश्चन दिया, यदि सब कुछ मिल रहा है तो बराबर कह दीजिए, और सब कुछ नहीं मिल रहा लिख लेंगे ए बराबर बी, ए नॉट इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी नहीं है। तो आप इसको लिख ले या इसको लिख ले, ए बराबर बी है या लिखिए ए बराबर बी नहीं है।
यदि है तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है ए 2 4 6 8 10 समुच्चय ए हो गया। फिर समुच्चय बी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स, ये सब चीज़ें तो हम पहले ही बता चुके हैं। यक्स सम धन पूर्णांक। फिर ये कंडीशन है इसमें कि एक्स जो एक्स छोटा है या बराबर है 10 से। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने में मजा आएगा। ए का मान 2 4 6 8 10 है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो पहले इनको समझने की कोशिश की जाए और इसको एक सही रूप से समुच्चय में बनाया जाए। यक्स सच दैट, इसका तो आप कुछ मतलब ही ना समझे, क्या है क्या नहीं छोड़े। बस यहाँ यक्स माने कोई संख्या लिखनी है जो क्या रहे, सम रहे, और धन माने प्लस में रहे, और वह एक पूर्णांक रहे। पूर्णांक मतलब उसका वो पूरा अंक रहे, यानी 2 रहे, 1 2 3 4 5 ऐसे ये पूरा अंक होते हैं। लेकिन सब सम नहीं होते हैं, सम वो होता है 2 4। तो यही समझना है। यक्स रहे, यक्स मतलब कोई संख्या लिखिए। कैसी लिखिए, सम लिखिए, प्लस में लिखिए। पूर्णांक मतलब पूरा रहे, अधूरा संख्या न रहे, और वह संख्या 10 से छोटी रहे या 10 से बराबर रहे। यानी कि हम 12 नहीं लिख सकते हैं संख्या को, क्योंकि वो 10 से छोटा नहीं है और 10 के बराबर हो सकता है। ये जो है बताता है कि बराबर हो, यक्स का मान 10 से छोटा हो या बराबर हो। तो क्या हो सकता है, सबसे छोटा 2 हो सकता है, क्योंकि 2 10 से छोटा है, 4 भी 10 से छोटा है, 6 भी 10 से छोटा है, 8 भी 10 से छोटा है, और 10 तो बराबर है। तो बराबर वाला लिया जाएगा, क्योंकि ये बराबर बोल दिया। लेकिन 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि यक्स का मान 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बी का मान हो गया। तो ए और बी को देखा जाए, यदि सब संख्याएं मिल रही हैं तो ए बराबर बी, नहीं मिल रही हैं तो ए नॉट इक्वल बी। तो ए 2 4 6 8 10, बी 2 4 6 8 10 बराबर बी। ए बराबर बी है, यानी ए का मान बी के मान के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखा जाए। चौथे का चौथा तो लिखा हुआ है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या, यानी एक्स कोई संख्या लिखना है। कैसा लिखना है, 10 का एक गुणज, यानी वो जो लिखना है वो 10 का क्या हो, गुणज हो। कोष्टक बंद। फिर हम लोग आगे दिया हुआ है कि बी बराबर बी का मान लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। बी बराबर 10 15 20 25 30 डॉट 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 ऐसे, यानी 10 5 10 20 25 30 35 40 45 ऐसे होते चला जा रहा है। इसमें हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसको हम लोग एक समुच्चय के रूप में बनाया जाएगा, इसलिए यहीं पे हम लोग बना लेते हैं ए बराबर। अब कह रहा है यक्स संख्या 10 का गुणज हो। तो 10 का गुणज हो संख्या, तो 10 का गुणज कौन हो सकता है, 10 इकन्ने 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। गुणज का मतलब है उसी का पढ़ा पढ़ते चले जाइए, वही संख्या है उसका गुणज कहलाती है। 10 20 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। कोई कंडीशन नहीं है कहाँ तक जाना है। इसके पहले वाले सवाल में कंडीशन था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हम डॉट 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 छोड़ देते हैं। अब हमको देखना है ए क्या बी के बराबर है। इसमें 10 है तो इसमें 10 है, लेकिन इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसलिए इसको कहा जा सकता है ए नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 को लगाने में थोड़ी सी भी दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। यदि आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो इसको ध्यान से
लगा लीजिएगा। फिर बच रहा अगली प्रश्नावली जो 1.3 है उसको पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ लें।